सो राधे राधे फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन अग्रवाल और एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 15 क्वेश्चन करा पाया था, लेकिन इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा। ध्यान से समझिए, बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा 16 क्वेश्चन है, रितिका इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज मीना। तो रितिका जो है वो क्या है, मीना की दुगनी एज की है, ठीक है। और गौरी इज़ हाफ ऑफ मीना। गौरी जो है वो हाफ ऑफ मीना है, मीना की हाफ है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। गौरी इज़ ट्वाइस द एज ऑफ आभा। तो गौरी जो है वो मीना की तो हाफ है, लेकिन दुगनी किसकी है, आभा की। आभा की क्या है, डबल एज की है। और रितिका के लिए एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि रितिका जो है इज़ हाफ द एज ऑफ रानी। हाफ ऑफ किसकी है, रानी की, यानी कि रितिका मीना की डबल है, गौरी मीना की हाफ है। गौरी आभा की दुगनी है और रितिका रानी की हाफ है। इसका स्टेटमेंट बनाने का यही पैटर्न होता है, इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी समझ आ जाता है, सॉल्व भी हो जाता है। तो क्वेश्चन में एक बात और लिखी हुई है कि इफ़ गौरी इज़ 4 ईयर ओल्ड, कि गौरी की अगर एज अगर 4 साल है, गौरी की एज अगर 4 साल है तो व्हाट विल बी द एज ऑफ रितिका। तो रितिका की एज में बताने की रितिका की एज कितनी होगी। तो रितिका के लिए अब ये यहाँ पे है रितिका, तो रितिका के लिए हमें पहले मीना की एज मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। तो मीना के लिए हमें गौरी की एज में दे रखी है 4। तो गौरी की एज अगर 4 है तो मीना की कितनी होगी, कि गौरी जो है मीना की आधी है। तो गौरी की अगर 4 है तो मीना की इसका मतलब क्या होगी, 8 ईयर्स होगी, 8 साल होगी। तो गौरी की 4 हो गई तो मीना की कितनी होगी, 8 होगी। और हमें ये पता है रितिका के लिए मीना का रिलेशन क्या है, कि रितिका जो है वो मीना की दुगनी है। तो हमें पता चल गया मीना की कितनी है, 8 है। तो अगर मीना की 8 है तो रितिका कितनी हो जाएगी, 2 × 8 16 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, रितिका कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं अपना 17 क्वेश्चन। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बर्ड्स दैट कैन फ्लाई इन अ फॉर्मेशन। हमें बर्ड्स का स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो फ्लाई कर रही हैं, ठीक है, एक फॉर्मेशन में। 2 बर्ड्स इन फ्रंट ऑफ ए बर्ड, यानी 2 बर्ड ऐसी हैं, 2 बर्ड ऐसी हैं जो एक बर्ड के फ्रंट में है, यानी ये 2 बर्ड जो हैं इस बर्ड के फ्रंट में हैं। और बोला 2 बर्ड्स बिहाइंड अ बर्ड, ये जो 2 बर्ड्स हैं ये वाली, ये इस बर्ड के बिहाइंड में हैं, ठीक है, यानी पीछे हैं। और बोला है अ बर्ड बिटवीन 2 बर्ड्स, ये जो बर्ड है बिटवीन 2 बर्ड्स, तो बोलो कितने बर्ड्स होंगे, ये 6 बर्ड्स हो गए फ्रेंड्स, ये टोटल 1 2 3। कितना आ गया आंसर, 3। कौन सा आंसर हमारा सही होगा इसमें, डी इसका आंसर। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन है हमारा, श्यामा इज़ नॉट मदर ऑफ हर्षा। तो श्यामा जो है वो मदर नहीं है किसकी, हर्षा की। तो श्यामा जो है वो मदर नहीं है हर्षा की, तो ये गलत लिखा हुआ है। आगे क्या बोल रहा है, उन्होंने बोला कि हर्षा इज़ द डॉटर ऑफ सुरभि। जो हर्षा है वो क्या है, वो डॉटर है, यानी बेटी है किसकी, सुरभि की, सुरभि की बेटी है। आगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सुरभि हैज़ 3 डॉटर। सुरभि के पास कितनी बेटी है, उसकी 3 बेटी हैं उसकी। तो एक बेटी तो पॉसिबल है कि हर्षा ही होगी, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है फ्रॉम द अबव 3 स्टेटमेंट, इन तीनों स्टेटमेंट में से व्हाट कंक्लूजन, क्या नतीजा निकाल पाते हो आप, कैन बी सेफली डिराइव्ड, क्या नतीजा निकल सकता है इन चारों ऑप्शन में से। तो क्या श्यामा इज डॉटर ऑफ सुरभि, क्या श्यामा सुरभि की बेटी हो सकती है, क्योंकि श्यामा हर्षा की माँ तो है नहीं, तो इसकी और सुरभि की 3 बेटियां, एक तो हर्षा होगी, बाकी की 2 श्यामा हो सकती है, पर हम कंफर्म नहीं कह सकते, हो सकती है, ठीक है। सेकंड स्टूडेंट पढ़ते हैं, हर्षा इज द सिस्टर ऑफ श्यामा। हर्षा जो है वो श्यामा की सिस्टर, हाँ हो सकती है, कंफर्म नहीं कह सकते। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, सुरभि इज द मदर ऑफ हर्षा। ये तो है ही, ये तो कहा ही है क्वेश्चन ने, सुरभि जो है वो हर्षा की माँ, हाँ है, क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन ने कि हर्षा इज द डॉटर ऑफ सुरभि, तो ऑब्वियस ही बात है सुरभि माँ ही होगी उसकी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 18 का सी आंसर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 19 क्वेश्चन। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द कोड्स बिलो। तो इसमें जैसे कोड दिए जाते हैं कि ये कोड एक पेयर माना जाता है, फिर इसके बाद का एक पेयर माना जाता है, ठीक है। तो जैसे अबाउट का ड्वेलिंग दे रखा है, विजिलेंट का क्या होगा, जैसे अबाउट का मतलब होता है घर, अबाउट का मतलब घर होता है, और ड्वेलिंग का मतलब होता है रहना। तो जैसे विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क, विजिलेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सतर्क होता है। तो इन चारों में से कौन सा होगा, एक्टिव, अलर्ट, जेंटल, होपफुल, ये तो बिल्कुल ही मैच नहीं करते। हाँ इन दोनों में से फिर भी थोड़ा बहुत लगता है कि एक्टिव लगाएं कि अलर्ट लगाएं। तो विजिलेंट का मतलब सतर्क होता है, और इन दोनों में सतर्क कौन सा सबसे अच्छा रहेगा, अलर्ट रहेगा। तो क्या फ्रेंड्स आंसर कौन सा हो जाएगा, अलर्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि फास्ट हंगर रेस का क्या होगा, यानी एक पेयर ये एक पेयर। तो फास्ट जैसे हमें पता है कि फास्ट यानी व्रत रखते हैं, रोजा रखते हैं, तो हमें भूख लगती है, तो फास्ट हंगर हो जाएगा, यानी व्रत रखने पे
भूख लगती है। तो रेस यानी दौड़ेंगे तो क्या होगा, थकावट ही तो होगी फ्रेंड्स, वीकनेस आएगी। हेल्थ, फैटिग, फूड, फैटिग, थकावट होगी फ्रेंड्स। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका 20 का सी आंसर इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विश, सभी को पता है CO2 जो होता है वो काम करती है। एक्सटिंग्विश मतलब जो हमारे हॉस्पिटल्स, कॉलेज, स्कूल में लगा रहता है, फायर एक्सटिंग्विशर, क्या भरा होता है उसके अंदर फ्रेंड्स, CO2 भरी रहती है। जब CO2 एक्सटिंग्विश का काम करती है, ऑक्सीजन काम करती है फ्रेंड्स, वो जलाने का काम करती है, फायर का, बर्न। क्या हो जाएगा इसका, वाटर, एक्सप्लोड, लाइव, बर्न। बर्न इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि CO2 एक्सटिंग्विश का काम करती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने का काम करती है। ऑक्सीजन किसका काम कर रही है, जलाने का काम कर रही है फ्रेंड्स। किसका काम करेगी, जलाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, हमारा है किंडल का दे रखा है एक्सटिंग्विश। किंडल का मतलब होता है जलाना, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना, यानी कि अपोजिट में दे रखे हैं। उसी तरह डेनिग्रेट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसका होता है अपमान करना। क्या होता है, अपमान करना होता है फ्रेंड्स, अपमान करना होता है। उसी तरह इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, एक्सटल जो होता है उसका मतलब होता है सम्मान करना। क्या होता है, सम्मान करना, प्रेज, प्रेज, प्रशंसा करना। ठीक है, तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज स्कोर परसेंटेज नंबर। जैसे कि हम जानते हैं हमारे जो भी हमारी मार्कशीट होती है या जो भी परसेंटेज नंबर है, किसको ज़्यादा डिनोट करते हैं, मेजरमेंट को नहीं, क्वालिफिकेशन को, सॉरी क्वांटिफिकेशन को नहीं, काउंटिंग को नहीं, स्टैटिस्टिक्स को। ये स्टैटिस्टिक्स को ज़्यादा है कि जो स्कोर है, परसेंटेज है, नंबर, ये तीनों किससे ज़्यादा रिलेट करेंगे, इन चारों ऑप्शन में से स्टैटिस्टिक्स से ज़्यादा रिलेट करेंगे। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं अपना 24th क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड बाय द वर्ड्स लव, सिंपैथी एंड रिस्पेक्ट, यानी कि प्यार, किसी के प्रति दया एंड आदर। तो क्वेश्चन ने बोला है कि इन तीन जो वर्ड्स हैं, लव, सिंपैथी एंड वर्ड रिस्पेक्ट, ये तीन वर्ड्स इन चारों ऑप्शन में से किसको ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब किससे ज़्यादा मैच करेंगे। तो ऑप्शंस क्या हैं, ह्यूमन्स फीलिंग, पर्सन्स इमोशनल स्टेटस, दे आर नॉट मिजरेबल, दे आर नॉट पुट इन हायरार्किकल ऑर्डर। तो इन चारों ऑप्शन में से जो मुझे ज़्यादातर आंसर सही लगता है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है जिस आंसर की, वो है ह्यूमन्स फीलिंग। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि दूसरों को भी पता चल सके। वैसे चांसेस हैं इसका आंसर यही होने के, ह्यूमन्स फीलिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत हर पेपर में पूछे जाते हैं, कोई भी एंट्रेंस का हो पूछा ही जाएगा। 4, 8, 16, 18, 8, ये यहाँ पे हमें बताना है, यहाँ पे प्लेस छूटा हुआ है 10, 50, तो इसको तो हमें पेपर पे ही करना पड़ेगा। क्या है हमारा 4, 8, 6 है, 4, 8, 6, 18, यहाँ पे 8 है, 8 के बाद यहाँ प्लेस छोड़ रखा है, उसके बाद 10 और 50। इसके हमारे पास करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला कि देख रहे हैं हम 4 2 जा 8, यहाँ 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया गया है, 6 18 6 3 मल्टीप्लाई किया है, 2 3, अब आगे किसका मल्टीप्लाई किया होगा, 4 का किया होगा। 8 4 जा क्या होता है फ्रेंड्स 32, तो इसका आंसर क्या हो सकता है 32, 10 5 जा 50। तो यहाँ पे मैच हो रहा है ना, 4 2 जा 8, 2 6 3 6 जा 18, 8 5 32, 10 5 जा 50, 2 3 4 5, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड 32। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन इज़ ऑड वन, यानी कि इनमें से डिफरेंट कौन सा है, ऑड मतलब थोड़ा सा अलग कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन है नेफ्रोलॉजी, एक्सियोलॉजी, एपिस्टीमोलॉजी एंड ऑन्टोलॉजी। तो जैसे कि हम बताऊँ फ्रेंड्स, जो नेफ्रोलॉजी है वो हमारी एक स्टडी से रिलेटेड होती है, जो कि किडनी की स्टडी होती है। बाकी की जो हमारी एक्सियोलॉजी होती है, एपिस्टीमोलॉजी होती है, ऑन्टोलॉजी होती है, वो तीनों हमारे किससे रिलेट करती हैं फ्रेंड्स, वो रिलेट करती हैं फिलॉसफी से। तो यानी कि ये तीनों तो हमारी एक जैसी हो गई, और इनमें से जो एक डिफरेंट रह गया, डिफरेंट कौन सा हो गया सर फ्रेंड्स, तो हमारा हो गया नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 27 का ए इज़ द राइट आंसर विच इज़ नेफ्रोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ किडनी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ ऑड वन। तो कुरुक्षेत्र जहाँ पे पांडवर और उनकी कौरवों की लड़ाई हुई थी, प्लासी जो हुई थी हमारी बैटल ऑफ प्लासी हुई थी आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है 23 जून 1957 को हुई थी। किसके बीच में हुई थी ये, रॉबर्ट क्लाइव एंड नवाब ऑफ बंगाल, यानी कि सिराज उद्दौला के बीच में हुई थी ये, क्योंकि क्या था, एक नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल का नवाब था, नवाब ऑफ बंगाल। कौन सी लड़ाई है फ्रेंड्स ये, बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई है। ये तो मैंने इसको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दिया आपको, ठीक है। तो ये भी एक वॉर की जगह हो गई, यहाँ पे भी वॉर हो गई,
पानीपत भी है, पानीपत भी लड़ाई है। पानीपत की तो 3 लड़ाई हुई है। चलो इसमें थोड़ा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ मैं। फर्स्ट, सेकंड और एक ये थर्ड। तो फर्स्ट लड़ाई आपकी फ्रेंड्स हुई थी 1526 को। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1526। किसके बीच में हुई थी ये बाबर के बीच में एंड इब्राहिम लोदी के बीच में। तो बाबर ने क्या किया था? इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। ये जीत गया था, ये हार गया था। और यहीं से स्टार्ट हुई थी मुगल एम्पायर का। यहीं से मान लो एक तरह से स्टार्टिंग हुई थी मुगल एम्पायर की। इंडिया के अंदर मुगल एम्पायर की स्टार्टिंग हो गई थी, स्टार्टिंग। ठीक है। और जो सेकंड लड़ाई हुई थी पानीपत की, वो हुई थी वो अकबर एंड हेमू चंद्र विक्रमादित्य के बीच हुई थी। हेमू चंद्र विक्रम आदित्य के बीच में हुई थी। तो फ्रेंड लड़ाई हुई थी अकबर वर्सेस हेमू चंद्र विक्रम आदित्य। ठीक है फ्रेंड्स, ये कब हुई थी हमारी? ये हुई थी हमारी 1556। यानी फर्स्ट हुई 1526, सेकंड हुई 1556। थर्ड लड़ाई हुई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? एक हुई 14 जनवरी 1761, यानी 14 जनवरी 1761 को फ्रेंड्स ये लड़ाई हुई थी। ये किसके बीच में हुई थी? क्वेश्चन पूछा जाते हैं सारे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको। ये मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? अहमद शाह अब्दाली। ये अहमद शाह अब्दाली कौन था? ये रूलर था, शासक था। कहाँ का? अफगान का। कहाँ का? अफगान का। तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मराठा जिसने लड़ाई लड़ी पानीपत की तीसरी लड़ाई, वो मराठा कौन था? वो मराठा कौन था? तो वो मराठा था बालाजी बाजीराव। अब पूछोगे बालाजी बाजीराव कौन था? तो बताता हूँ। बालाजी बाजीराव और किसका बेटा था? काशीबाई। मूवी आई थी ना बाजीराव मस्तानी, तो बाजीराव कौन? रणवीर सिंह। और काशीबाई कौन? प्रियंका चोपड़ा। रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा। तो याद आ गया होगा। तो बालाजी बाजीराव उनके बेटे थे। तो वही उन्होंने ही थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई लड़ी थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट होगी 1526, सेकंड होगी 1556, थर्ड हो गई 1761। और इनमें से एक क्वेश्चन तो अक्सर पूछा ही जाता है कहीं ना कहीं, तो आपको इनको नोट कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। तो अब आपकी पानीपत की मैंने पानीपत की बता दी। तो यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन पे आते हैं हम। कुरुक्षेत्र भी एक लड़ाई की जगह है, वॉर। प्लासी भी एक लड़ाई की जगह है, लड़ाई। और पानीपत भी लड़ाई की जगह है। ये तीनों क्या हो गई? वॉर की जगह हो गई, लड़ाई की जगह हो गई। यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई हैं। देवघर ये कोई एक रिलीजन होता है, जो कहाँ का है? रिलीजन हिंदू का रिलीजन है, हिंदू धर्म का कोई रिलीजन है, जगह है वहाँ पे, जो झारखंड में है। कहाँ पे? झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। ये भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में मिल गया। झारखंड की राजधानी रांची। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो डिफरेंट है, ऑड क्या हो गया? ये तो तीनों लड़ाई की जगह हो गई, पर ये नहीं है ये। तो चलिए फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ 29। विच वन इज़ ऑड वन, यानी कि इनमें से डिफरेंट कौन सा है? असेसमेंट, इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना, यानी कि थोड़ा बहुत। मेजरमेंट का मतलब मापना। इवोल्यूशन का मतलब भी मूल्यांकन, यानी अंदर है। टेस्ट का भी वही होता है, मूल्यांकन। तो इनका तीनों का ऑप्शन, इसका, इसका और इसका, इन तीनों का ऑप्शन, जो ये वर्ड है, इनका तीनों का मतलब रिलेट जो है वो सेम ही होता है। ठीक है। तो जो मेजरमेंट है वो इनमें से डिफरेंट हो जाता है। तो जब ये डिफरेंट हो गया, तो यानी कि ऑड कौन सा हो जाएगा? फिर कौन सा? मेजरमेंट ही ऑड हो जाएगा। तो इसका मतलब 29 का क्या फ्रेंड हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 30। विच वन इज ऑड वन? इनमें से ऑड कौन सा होगा? एक तरह का 9521, एक तरह का 8224, एक तरह का 2681, एक तरह का 2555। तो इनको सबसे पहले तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग, इनको ऐड करके देख लेते हैं। या तो देखा जाता है, 2-3 ट्रिक होती है कि पहले देखते हैं कि इनका सारे इवन है, ऑड है, यूनिट डिजिट, यानी कि जो उनकी लास्ट की डिजिट है वो कैसी दे रखी है, फिर इनको सम करके देख लेते हैं। चलिए हम लोग सम करके देखते हैं। जैसे 9521 को सम करें तो 9 और 5 14, 2 16 और 17 आता है। इसका 8 और 2 10 और 2 12, 14 16 आता है। इसका 8 और 8 16 और 1 17 आएगा। इसका 2 और 5 7, या फिर 5 5 5 5 15 और 2 कितना हो जाएगा फ्रेंड? 17 हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ये भी 17, ये भी 17, ये भी 17, पर एक ऑप्शन है जो ये इसका 16 हो रहा है। तो ये क्या है? इन तीनों से
अलग हो गया, तो जब ये अलग हो गया तो ऑड भी यही हो गया। इसका मतलब 8 2 2 4 इस पूरे चारों ऑप्शन में से ऑड है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? यही हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 है, इसमें दे रखा है 1/√5, 3/5, 5/5√5, 7/25, 11/25√5। तो अब नेक्स्ट कौन सा होगा? तो हम जैसे देख पा रहे हैं ऊपर क्या है 1 3 5 7। अब सोच लो 9 होता, पर 9 तो नहीं है, 11 है। और ये तो ये इससे हमें पता चल रहा है क्या ये 1 3 5 ये कौन सा नंबर है? ये 1 3 5 7 9 सॉरी 9 नहीं 11 और 13 आएगा। 13 क्यों? ये सारे कौन से नंबर है? प्राइम नंबर। इसका हमें पता कैसे चला? यहाँ पे अगर 11 की जगह 9 होता तो हम फिर 7 9 11 कर देते, पर यहाँ पे 7 की जगह 9 नहीं है, यहाँ पे 11 की जगह यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे 11 डाल दिया, 9 नहीं डाला उन्होंने। 11 क्यों डाल दिया? क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो इन्होंने ऊपर वाले कौन से नंबर डाले हैं? सारे प्राइम नंबर डाले हैं, इसलिए 1 3 5 7 11, उसके बाद 12 नहीं होगा, क्या होगा 13 होगा। तो ऊपर तो हमारा 13 आ जाएगा। हम चेक करते हैं कि 13 कौन कौन से हैं। तो 13 ये दोनों ऑप्शन तो हैं, ए और बी, सी और डी नहीं है, तो सी और डी तुम्हारे वैसे ही गलत हो गए ना। तो अब हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? या तो ए हो सकता है 13/125 हो सकता है, या फिर हमारा 13/25√5 हो सकता है। अब इसको कैसे चेक करेंगे? इसको हम चेक कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं हम, यहाँ पे √5 है, उसके बाद 5 आ गया, उसके बाद 5√5 आ गया, फिर 25। इसको हमें थोड़ा देखने से ये पता चल रहा है इन सब में क्या किया गया है, √5 का मल्टीप्लाई किया गया है। तो √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगली बार 5 आ जाएगा। फिर 5 में √5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5√5 आ जाएगा। फिर जब 5√5 में √5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? √5 क्या बन जाएगा? 5, और ये 5 से 5 मल्टीप्लाई होने पे क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये तो आता है ना, 5√5 × 5, तो रूट मल्टीप्लाई हो जाता है, ये रूट मल्टीप्लाई हो गया तो रूट हट जाता है, तो 5 आ गया। ये 5 × 5 25 कैसे होता है? स्क्वायर करते हैं तो साइड में रूट चला जाता है ना, तो जैसे कि ये √5 क्या हो जाता? √5 का स्क्वायर से रूट कट जाता है, क्या हो गया 5, और 5 और 5 25 हो गया। 5 और 5 का मल्टीप्लाई करने पर 25 हो गया। उसी तरह ये 25 हो गया, 25 हो गया। अब 25 में √5 का मल्टीप्लाई किया गया तो 25√5 हो गया। अब 25√5 में अगर हम √5 का ही मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? √5 5, और ये 25 का मल्टीप्लाई करना था, ये तो 5 हो गया। ये 25 × 5 कितना हो जाएगा? 125। कैसे हो गया? 25 √5 से √5 मल्टीप्लाई किया तो ये 5 आ गया, और क्या, और हम जानते हैं 25 5 जा यानी कि 25 पंजे 125 होता है। तो हमारा क्या हो गया कि नीचे तो 125 आ जाए, 125 आ गया, और ऊपर क्या आ गया? ऊपर हमारा 13 आ गया। तो कोई ऑप्शन है इसमें 13/125? हाँ है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा फ्रेंड सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं अपना 32 क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स आपको बना के दे रखी है, उसमें एक जो नंबर ये मिसिंग दे रखा है उसको बताना है कि ये नंबर कौन सा होगा। तो मैट्रिक्स कैसे हो जाएगी ये? रो 1 रो 2 रो 3 रो 4, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। इसका मतलब ये है, तो हमें पता चल गया कि जो मैट्रिक्स है ये 4/4 की मैट्रिक्स है। हमें बताना है कि यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा। तो हम जैसे कि देख पा रहे हैं अपनी पहले कॉलम में तो लास्ट नंबर है, और सेकंड कॉलम में जो लास्ट नंबर है, थर्ड कॉलम में लास्ट नंबर, फोर्थ कॉलम में लास्ट, वो बड़ा है, और देख रहे हैं कि बढ़ता ही जा रहा है 32 100 140 270। तो इसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर तो पता चल जाता है कि इसमें मल्टीप्लाई का मेथड ही अप्लाई किया गया होगा। फिर भी हमें और चेक करना पड़ेगा कि कैसे इसका 32 आ सकता है। तो इन्होंने 32 कैसे लेके आया होगा, हमें ट्राई करना, हिट एंड ट्राई मेथड इसमें लगाना पड़ता है। एक मिनट लग जाता है इस क्वेश्चन को करने में। कैसे करा होगा उन्होंने, ट्राई करते हैं। चलो 2 का अगर मल्टीप्लाई 6 से करते हैं तो 12 हो जाएगा, और 6 का 10 से करके ऐड करें नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, ये तो चलेगा नहीं, फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। तो हम एक काम कर सकते हैं कि जो ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो एक काम कर सकते हैं कि एक बार ए का मल्टीप्लाई बी से कर लेते हैं और एक बार ए का मल्टीप्लाई सी से कर देते हैं। जो भी आंसर आएगा उन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर शायद 32 आ जाए, पर पता नहीं, करके देखना पड़ेगा। करते हैं चलो। तो ए क्या है हमारा 2 का एक बार मल्टीप्लाई बी यानी कि 6 से करते हैं, कितना आ गया 12, और ए यानी कि 2 फिर एक बार दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सी यानी कि 10, कितना आ गया 20। तो अगर 12 और 20 को अगर ऐड करें तो 32 आ जाता है। तो ये तो आ रहा है, आगे देखना पड़ेगा। लेकिन एक बार इसको मैं समझा दूँ दोबारा कैसे। ए बी सी डी है, एक बार ए को बी से करना है, एक बार ए को सी से करना है, ठीक है। एक बार ए को बी से किया, एक बार ए को सी से किया। ए को बी से करने पर 12 आ गया, ए को सी से करने पर 20 आ गया।
तो 12 और 20 कितना होता है 32, यानी कि ये तो हमारा काम कर रहा है। और आगे भी चेक करना पड़ेगा कि सही पूरे में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखेंगे सेम वही पैटर्न इसके लिए लगाएंगे, ए को बी से एक बार करेंगे, एक को सी से करेंगे। तो ए को बी से करने यानी कि 5 को 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 8 जा 40, और एक बार 5 को हमें 12 से करना पड़ेगा, ए बी ए सी, तो 12 5 जा 60 होता है। 60 और 40 को ऐड करने पे कितना आ जाता है 100 आ जाता है, यानी काम तो कर रहा है। चलो और चेक करते हैं, 7 को 5 से करके देखते हैं और 7 को 15 से करके देखते हैं। 7 5 जा 35 होता है, 15 7 जा 105 होता है। इन दोनों को अगर ऐड करें तो कितना हो जाता है 140 हो जाता है। ठीक है, यानी काम तो कर रहा है। अब हमें जो फोर्थ नंबर है उसमें पहला ही नंबर हमें नहीं दे रखा, चलो इसको मैं एक्स मान लेता हूँ फिलहाल के लिए। एक्स मान लिया, और दूसरा नंबर है मेरा 13, तीसरा है 17 और फोर्थ है मेरा 270। अब हम कर क्या रहे हैं, हर बार क्या कर रहे हैं कि एक बार ए को बी से कर रहे हैं, एक बार ए को सी से कर रहे हैं। तो इसमें भी ऐसे करते हैं, ए हमारा क्या है एक्स, बी क्या है 13, ए क्या है एक्स, सी क्या है 17। तो जो भी इनको नंबर आएगा इनको प्लस करने पे हमारा 270 आना चाहिए। ठीक है, अब नंबर तुम्हें पता ही नहीं करे क्या, तो इसके लिए करने का तरीका होता है कि ऑप्शन के आंसर्स से ट्राई करें। तो पहला ऑप्शन दे रखा है ए में 11 दे रखा है, तो वो ट्राई करते हैं कि इसको 11 मान के चलते हैं। 11 से 13 का करने पर जो भी आए, 11 से 17 करने जो भी आए, इन दोनों को ऐड करने पर अगर 270 आ गया तो इसका मतलब हमारा 11 सही हो जाएगा, और नहीं आया तो गलत हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। तो 11 इंटू 13 कितना होगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 1 3 4 1, ये तो यहाँ पे तो आ गया 143। अब करना है 11 का 17 से, तो 11 का 17 से भी करके देख लेते हैं। 7 मुझे 7 7 1 1 1 7 8 2, ये तो ये नंबर तो बहुत ज़्यादा इसी पे ही हो गया, तो इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा। 11 तो हमारा आंसर नहीं हो सकता इसका मतलब। अब क्या है 9 को चेक करना पड़ेगा, सेम वही, इसके यहाँ पे भी 9 रखेंगे और यहाँ पे भी 9 रखेंगे। 9 का 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक बार 9 का 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 39 जो कितना होता है फ्रेंड्स 117 होता है, 79 जो कितना होता है 153 होता है। दोनों को ऐड करेंगे, अगर 270 आ गया तो हमारा 9 नंबर सही हो जाएगा, वरना गलत हो जाएगा। 7 3 10 0 1 5 6 7 और 1 1 2, तो हमारा 270 आ गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमने 9 नंबर चूज़ किया है वो हमारा नंबर सही है। क्यों? क्योंकि हमारा ऐड करने पे 270 आ गया। यही मेथड होता है इसका करने का, और कोई मेथड ही नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर इसका बी हो जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन है, द मैंडेटरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टेट जो होता है TET इज़ कंडक्टेड बाय CBSE एवरी ईयर, हर साल किया जाता है फॉर ऑल B.Ed डिग्री होल्डर्स, यानी जिनके पास B.Ed की डिग्री है उनके लिए टेट का पेपर रखा जाता है। एस्पायरिंग टू बिकम TGT बनने के लिए, यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो 10 तक पढ़ा सकें। इफ़ दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, अगर ये स्टेटमेंट जो ऊपर दे रखी है वो सही है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंस इज मोस्ट लॉजिकल, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से इस स्टेटमेंट से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन होगा, ये हमें बताना है। जो सही होगा, रिलेटेड मोस्ट सही आंसर होगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं कि नो पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज TGT इफ़ ही और शी हैज़ नॉट क्लियर टेट। तो क्वेश्चन कहता है, मतलब ऑप्शन कहता है कोई भी इंसान कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान वो TGT नहीं बन सकता अगर उसने टेट ना निकाला हो। तो ये बात सही है, बात सही है। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, वैसे आंसर हमारा यही होगा पर और भी हम चेक कर लेते हैं, यही आंसर सही है। चेक करते हैं सेकंड, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल B.Ed डिग्री होल्डर्स टू अपेयर इन टेट। ये जरूरी नहीं है कि सबके पास, जिसके पास B.Ed की डिग्री है वो टेट में जाके बैठे टेट का पेपर दे, उसकी मर्जी है दे ना दे। थर्ड ऑप्शन है हमारा, ऑल दोज हु क्लियर द टेट, जिन्होंने टेट निकाल रखा है मस्ट बी एम्प्लॉयड एज TGT इन गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल। ये भी ज़रूरी नहीं है कि सब जिसने टेट निकाल रखा है वो गवर्नमेंट टीचर ही बने या प्राइवेट TGT बने, चाहे वो गवर्नमेंट में या प्राइवेट में। वो जरूरी नहीं उसकी TGT लगे, उसकी प्राइमरी की भी लग सकती है, उसकी 8th लेवल पर भी लग सकती है, जरूरी थोड़ी ना TGT ही बने वो। ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, बी भी गलत है, सी भी गलत है। अब डी क्या है, डी कहता है पीपल हैविंग BLed डिग्री कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज TGT। तो ये भी ऑप्शन गलत है। ये कैसे गलत है मैं बताता हूँ, ये BLed लिखा हुआ है, DLed नहीं लिखा हुआ। DLed मतलब होता है कि डाटा इन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि 2 साल का कोर्स होता है, जिसको हम लोग JBT भी बोलते हैं, जूनियर बैचलर ट्रेनिंग। तो अगर यहाँ पे BLed की जगह DLed लिखा होता
तो बात सही होती, हाँ डीएलएड वाले टीजीटी नहीं बन सकते, क्यों? तो फिर तो वो तो प्राइमरी तक होता है, 5th क्लास तक होता है, वो कैसे टीजीटी बन जाएंगे? तो डीएलएड वाले टीजीटी नहीं बन सकते, पर बीएलएड वाले टीजीटी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि बीएलएड का जो कोर्स होता है वो 4 साल का होता है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो बीएलएड जिसने निकाल रखा है वो टीजीटी बन सकता है। पर ऑप्शन क्या क्या दिया उसने? बोला कि पीपल हैविंग डिग्री कैन नॉट, ये गलत है, कैन नॉट नहीं आएगा, कैन आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। तो ऑप्शन हमारा ए ही सही होगा। ये बात सही है कि जिन्होंने वो पर्सन टीजीटी नहीं बन सकता अगर उसने टेट ना निकाला हो, इसलिए हर साल टेट निकाले जाते हैं, चाहे वो यूपी में हो, दिल्ली में हो, राजस्थान से निकले, कहीं से भी निकले, सीबीएसई कंडक्ट करवाता है, कहीं ना कहीं से हर साल निकलते रहते हैं और बहुत सारे बच्चे इसका फॉर्म भी भरते हैं। और ज़रूरी है टीजीटी यानी कि 10th लेवल तक पढ़ाना है आपको, तो टेट आपको निकालना ही पड़ेगा। एक बात और बता देता हूँ कि 10th लेवल तक पढ़ाने के लिए आपको टेट निकालना पड़ता है और उसके आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट, मतलब बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और आपको अगर पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब पीजीटी बनना है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। आपका बैचलर डिग्री से काम नहीं चलेगा, आपके पास मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए, बैचलर प्लस मास्टर प्लस टेट। और ये 3 चीज़ आपके पास होंगी तब आप जाके पीजीटी बन सकते हो, वरना नहीं बन सकते। और एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि बीएड वालों का फ़ायदा ये होता है कि बीएड जिसने निकाल रखा है वो प्राइमरी टीचर भी बन सकता है, यानी कि वो जेबीटी के लिए भी टीचर अपॉइंट हो सकता है, और वो 8th क्लास तक भी पढ़ा सकता है, और वो 10th क्लास तक भी पढ़ा सकता है। शर्त क्या है? उसके पास बीएड होना चाहिए और टेट उसका निकला होना चाहिए। बीएड और टेट है उसके पास तो वो प्राइमरी भी पढ़ा सकता है, 8th तक पढ़ा सकता है, 10th तक पढ़ा सकता है। ये उसके फ़ायदे हो जाते हैं बीएड करने वालों के, इसलिए बीएड के बच्चे बहुत फॉर्म भरते हैं। ठीक, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फैमिली है 6 ब्रदर, एक फैमिली में कितने मेंबर हैं? एक फैमिली में ब्रदर 6 हैं। कितने ब्रदर हैं? 6, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है? एंड ईच ऑफ देम हैज़ ए सिस्टर, तो उनकी एक क्या है? सिस्टर। अब ईच ऑफ देम का मतलब यही हो गया कि उनकी हर किसी की एक बहन है, पर मतलब ही क्या होगा कि एक ही बहन है, क्योंकि वो तो 6 आपस में भाई हैं, वो 6 भाई हैं, तो उन सबकी एक बहन मतलब वो एक ही बहन होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 ऑफ देम आर मैरिड, यानी इन 6 भाइयों में से 2 की मैरिड, 2 शादीशुदा है, तो उनकी 2 शादीशुदा है, तो देयर वाइफ्स आर ऑल्सो रिसाइडिंग विद देयर मदर इन लॉ, यानी कि उनकी बीवियाँ जो हैं, उनकी 2 बीवियाँ वाइफ्स किसके साथ रहती हैं? मदर इन लॉ के साथ रहती हैं। मदर इन लॉ मतलब सास के साथ रहती हैं। तो 6 भाई हैं, उन सबकी एक बहन है, यानी कि एक ही बहन है, और उनमें 6 भाइयों में से 2 की शादी हो चुकी है, उनकी वाइफ्स यानी 2 वाइफ्स हो गई, और उनकी वाइफ्स किसके साथ रहती हैं? मदर इन लॉ के साथ रहती हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मैनी वुमेन आर इन द फैमिली, फैमिली के अंदर कितनी वुमेन हैं? तो कितनी वुमेन हो जाएंगी फ्रेंड्स? एक तो सिस्टर, 2 वाइफ्स, 1 मदर इन लॉ, 1 2 3 4, तो कितनी वुमेन होगी टोटल? 4। एक तो सिस्टर हो गई, 2 वाइफ्स हो गई और एक मदर इन लॉ यानी कि सास हो गई, तो टोटल 4 वुमेन हो गई इन द फैमिली। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 4 हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 35 क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग फिगर बाय सिलेक्टिंग फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव, में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से इससे कौन सा इसके बाद कौन सा आएगा ये हमें बताना है। जैसे कि इसमें तो ऐसे करा था कि 1, इसमें 1 सर्कल है, इसमें 2 सर्कल है, इसमें 3 सर्कल है, तो यहाँ पे कितने सर्कल आएंगे? यहाँ पे 4 सर्कल आएंगे। कैसे? क्योंकि ये ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसे मतलब ऐसे करके कुछ ही बन रहा है। तो 1 सर्कल यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे हो गया और 4 यहाँ पे हो गया। और इससे और भी मैच कैसे करेंगे? जैसे पता चल रहा है कि ये वाली लाइन कुछ इस तरह से होगी, तो या तो ये हो सकती है, या तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, या तो ये वाली लाइन यहाँ पे आ सकती है, या तो ये वाली लाइन यहाँ पे आ सकती है, या ये वाली लाइन यहाँ पे आ सकती है, पर ये वाली तो बिल्कुल नहीं आ सकती, तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो अब इनमें से देखना है, तो यहाँ पे 1 2 सर्कल तो पहले से है, तो यहाँ पे 2 क्यों आएगा? तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें तो कोई सर्कल ही नहीं है, तो ये भी नहीं माना जाएगा। तो इसमें 1 2 3, इसमें 4 सर्कल है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उसका 35 का ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको जामिया बीएड एंट्रेंस 2018 के जनरल एबिलिटी के, जनरल इंटेलिजेंस या कहूँ कि रीजनिंग के मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। इसमें जो सेकंड पार्ट आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें उसके सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, एक बार पढ़ने से आ जाते हैं। फिर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। और इसमें जो थर्ड पार्ट पहले आता था इस मतलब वो कोर्स सी आपका जो होता था सेक्शन सी,
उसमें आपके मेन सब्जेक्ट आता था जो आपने चूज़ किया होता था, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो। लेकिन 2020 से पैटर्न चेंज कर दिया गया है। इस बार आपके क्वेश्चन जो 170 आएंगे वो कुछ इस तरह से रहेंगे। आपका सेक्शन ए रहेगा जनरल इंटेलिजेंस का 30 क्वेश्चन, जो कि आप रीजनिंग भी कह सकते हो। सेक्शन बी टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा 30 क्वेश्चन। सेक्शन सी करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चन, एक टोटल 90 क्वेश्चन ये हो गए। सेक्शन डी आपका रहेगा जनरल नॉलेज, यानी जनरल नॉलेज, इसमें आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे। वो आपका कुछ इस तरह से रहेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है उसे। जनरल साइंस 20 क्वेश्चन, SST 20 क्वेश्चन, जनरल न्यूमेरिकल 20 क्वेश्चन, एंड लैंग्वेज आपकी हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश, उर्दू, कुछ भी हो, उसमें आपके रहेंगे 20 क्वेश्चन। तो इस बार इस तरह से पैटर्न रहेगा, तो आपको सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा, पढ़ लेना। सो फ्रेंड्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को मिलाकर मैंने आपको जामिया बीड एंट्रेंस 2018 के जनरल एबिलिटी के, मेंटल एबिलिटी कहूँ या रीजनिंग या जनरल इंटेलिजेंस, मैंने आपको इनके सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। बाकी पार्ट 2 आपका आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके क्वेश्चन ईजी रहते हैं, 1 से 2 बार पढ़कर हो जाते हैं। पार्ट से आपका खुद का ही सिलेक्शन होता है, किसी का हिंदी, किसी का इंग्लिश, किसी का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ खुद का ही चूज़ किया हुआ होता है। और आपको ये वीडियोस, मेरी जो दोनों वीडियोस मैंने बनाई हैं, ये आपको सिर्फ बीएड और डीएलएड में ही हेल्प नहीं करेंगी, बल्कि आप जो गवर्नमेंट एग्जाम फॉर्म भरते हो, चाहे एसएससी का हो, रेलवेज़ का हो, उसमें भी आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो जनरल एबिलिटीज़ हैं वो पूछे जाते हैं हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपको लाऊं और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मिलते हैं अगली वीडियोस में। थैंक यू। राधे राधे।